हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम अपना टॉपिक कवर करेंगे जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। बेसिकली अब तक हमने क्या डिस्कस कर लिया? हमने डिस्कस कर लिया जुडिशरी की जो जो इंपॉर्टेंट पावर्स थी उसको डिस्कस करा। हमने डिस्कस करा कि जुडिशरी हमारे राइट्स का प्रोटेक्शन कैसे करती है ना। अब हम एकदम आखिरी मोड पर आ चुके हैं इस चैप्टर के, और इस मोड पर हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और वो टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जुडिशरी एंड पार्लियामेंट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जुडिशरी में, पार्लियामेंट में कन्फ्लिक्ट्स होती रहती है। ठीक है, तो वो कन्फ्लिक्ट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से एरियाज में कन्फ्लिक्ट आती है, एंड इसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए रास्ता अपनाया, तो उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं। Apart from taking a very active stand on the matters of right, the court has been active in seeking to prevent subversion of the constitution through political practice. हमें पता है कि राइट्स की जब भी बात आती है तो जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारी कोर्ट है, उसने बहुत ज़्यादा एक्टिव तरीके से हमारे राइट्स का प्रोटेक्शन करा है ना। हमने पीआईएल को समझ लिया, हमने जुडिशल एक्टिविज्म के पूरे टॉपिक में यही सारी चीज़ें समझी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन किस तरीके से जुडिशरी करती हुई आई है। तो ये चीज़ तो है, लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो हमने ये भी अंडरस्टैंड करा था कि संविधान की प्रोटेक्शन करना, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन करना, ये भी किसकी जिम्मेदारी है? ये भी हमारी जुडिशरी की जिम्मेदारी है। दैट इज़ वाई जुडिशरी इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जुडिशरी को क्या बोला जाता है? गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़, अगर कोई भी ऐसी पॉलिटिकल प्रैक्टिस, ठीक है, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस, पॉलिटिकल प्रैक्टिस, चाहे लेजिस्लेटिव की तरफ से हो चाहे एग्जीक्यूटिव की तरफ से हो, जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबवर्जन हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया जा रहा है, और इस तरीके से चेंज किया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, अगर किसी भी पॉलिटिकल प्रैक्टिस की वजह से हमारे संविधान का वायलेशन अगर हो रहा है, तो इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट क्या करेंगे? जो हमारी जुडिशरी है वो ऐसी प्रैक्टिसेस से भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन करती है, क्योंकि हमें पता है कि जो रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, जो रूल ऑफ लॉ है उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी हमारी जुडिशरी की है। एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी तो सुप्रीम लॉ है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को किसी तरीके से वायलेट किया जाएगा, सबवर्ट करने की कोशिश करी जाएगी, उसको, उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही अगर चेंज करने की कोशिश करी जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट यानी कि पूरी हमारी जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट भी करती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। There are many instances on which the Supreme Court actively involved itself in the administration of justice by giving directions to the executive agencies. हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जब हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इन्वॉल्वमेंट किया एंड एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को लगातार डायरेक्शन दिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहाँ पर एग्जीक्यूटिव को काम करना चाहिए था ढंग से, जब एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, जब एग्जीक्यूटिव जस्टिस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, जो अपना काम करना होता है, लोगों के लिए काम करना होता है, वो नहीं कर पा रहे थे, सिस्टमैटिक तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, तो किसको आगे आना पड़ा? जुडिशरी को आगे आना पड़ा। एंड जुडिशरी को फिर डायरेक्शन देना पड़ा एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को, और उनको डायरेक्शन दिया गया ताकि वो अपना काम को ढंग से कर सके। ठीक है, तो जनरली क्या होता है ना कि हमारे पास तीन ऑर्गन है, लेजिस्लेचर भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी भी है। जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपने काम को सही तरीके से नहीं करेंगे, या वो खुद कुछ एक तरीके से गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे, अगर वो खुद करप्शन करेंगे, तो ऐसे केस में एक ही होप हमारे सामने होता है, एक ही एक तरीके से उम्मीद की किरण होती है, और वो क्या होती है? वो हमारी जुडिशरी होती है। तो ऐसे केसेस में क्या करती है जुडिशरी? एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को डायरेक्शंस देती है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जब एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो वो है, इट गेव डायरेक्शंस टू द सीबीआई टू इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द पॉलिटिशियंस एंड द ब्यूरोक्रेट्स इन द हवाला केस। ठीक है, हवाला में क्या हो रहा था? मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। ठीक है, एक तरीके से ब्लैक मनी भेजी जा रही थी। तो इस केस में सीबीआई को डायरेक्शन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सीबीआई यू हैव टू डू द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें खुद पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व थे, तो एग्जीक्यूटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और साथ ही साथ में कुछ पॉलिटिशियंस भी अगर हमारे यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फिर इस पर्टिकुलर कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सीबीआई को ये पर्टिकुलर बोला कि आप इंश्योर करो कि जो भी कल्प्रिट्स हैं, ठीक है, जो भी जनता का पैसा गलत तरीके से यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं, एंड एक तरीके से
खुद करप्शन कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस खुद करप्शन कर रहे हैं, तो फिर इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या करो, इस पर्टिकुलर कंडीशन में सीबीआई को इनिशिएट किया गया एंड सीबीआई को बोला गया कि आप कुछ इनिशिएटिव्स लो एंड जो भी कल्प्रिट्स है उनको पकड़ो, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नरसिम्हा राव केस, ठीक है, एंड इलीगल अलॉटमेंट ऑफ द पेट्रोल पंप केस। तो यहाँ पर नरसिम्हा राव केस में उस टाइम पीरियड में भी क्या हुआ, उस टाइम पीरियड में भी कुछ करप्शन के चार्जेस लगे, ठीक है। ऐसा बताया गया कि वोट करवाने के लिए पैसे दिए गए एमपीज़ को, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन भी थी। साथ ही साथ पेट्रोल पंप का जो अलॉटमेंट था वो भी इलीगल तरीके से किया गया। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जिसको गवर्नमेंट में बिठाया गया है वो खुद गलत तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। जब खुद गवर्नमेंट गलत तरीके से कहीं ना कहीं काम कर रही है तो फिर होप किसके पास है, हमारी होप केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। और इसी कंडीशन की वजह से हम ये देखते हैं कि बिकॉज ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, बिकॉज ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को लगातार डायरेक्शन देते हैं, चाहे सीबीआई को हो या फिर किसी और अदर एजेंसीज को हो, ताकि वो इन करप्शन केसेस में सही तरीके से एक तरीके से इंक्वायरी कर सके, ठीक है, एंड जस्टिस प्रिवेल हो। तो ये एक कंडीशन हमने देखी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द डेलीगेट प्रिंसिपल्स ऑफ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड द चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है। हमें पता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, एक डेलीगेट प्रिंसिपल है, ठीक है। डेलीगेट प्रिंसिपल क्या है, बेस्ड ऑन अ डेलीगेट प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक एंड बैलेंसेस। सेपरेशन ऑफ पावर है और लिमिटेड एक तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर है, एंड चेक एंड बैलेंसेस के ऊपर भी हमारा जो पूरा का पूरा ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेक एंड बैलेंस पर मेंटेन है। चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या है, इसका देखो, इस लाइन का सीधा सीधा मतलब ये है दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ अ क्लियर एरिया ऑफ फंक्शनिंग, ठीक है। हमारे पास 3 ऑर्गन है, तीनों ऑर्गन्स के पास में अपना खुद का एक बहुत साफ स्पष्ट तरीके से ये एरिया है कि ठीक है हमारा एरिया ऑफ फंक्शनिंग क्या है, हमारी पावर्स क्या क्या है, ठीक है। एक बहुत क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि पार्लियामेंट की रोल क्या है, पार्लियामेंट अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट तो कानून बनाने में, मेकिंग लॉज, ये सबसे ज़्यादा सुप्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पार्लियामेंट की है ना। एंड दूसरी तरफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कौन करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करने की भी पावर किसके हाथ में है, पार्लियामेंट के हाथ में है, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट का स्पेयर अलग हो गया कि पार्लियामेंट क्या करोगे, पार्लियामेंट करेगी लॉज बनाने का काम, दूसरी तरफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का काम। क्योंकि हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ज़रूरी है, समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है ना। समय परिवर्तन लेकर के आता है तो उसकी वजह से नई नई नीड्स चाहिए, नए नए राइट्स आते हैं, नई नई इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो अल्टीमेटली इसकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपने मॉडिफाई करना होता है ताकि हम एज पर द प्रेजेंट डे सोसाइटीज़ नीड उसको एक तरीके से रिलेवेंट बनाए रख सके, ठीक है। तो ये तो हो गया पार्लियामेंट का स्पेयर। दूसरी तरफ हमारा दूसरा ऑर्गन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव सुप्रीम है किस चीज़ में, इम्प्लीमेंटिंग देम। जो कानून पार्लियामेंट बनाएगा उसको इम्प्लीमेंट करने में सुप्रीमेसी किसके हाथ में है, सबसे ज़्यादा पावर किसके हाथ में, एग्जीक्यूटिव्स के हाथ में, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव इस तरीके से काम करता है। और वहीं तीसरा ऑर्गन हमारा क्या है, जुडिशरी। तो जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी का काम है, जुडिशरी सुप्रीम इन सेटलिंग द डिस्प्यूट एंड डिसाइडिंग वेदर द लॉज दैट हैव बीन मेड दे आर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी डिस्प्यूट अगर हो रही है, सेंटर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो सकती है ना, दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो सकती है, फंडामेंटल राइट्स को लेकर के डिस्प्यूट हो सकती है, अलग अलग पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जुडिशरी देखेगा एंड जुडिशरी इज सुप्रीम इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। और वहीं दूसरी तरफ जुडिशरी क्या करेगा, जुडिशरी की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जुडिशियल रिव्यू की पावर को इस्तेमाल करे और कोई भी ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हो तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करे। यानी कि सीधी सी बात क्या है, ये देखना कि सारे के सारे कानून कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं है, ये भी किसकी पावर है, ये भी हमारी जुडिशरी की पावर है, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों की पावर एकदम अलग अलग है एंड दैट इज़ वाई वी से दैट देयर इज़ अ क्लियर कट डिविजन ऑफ पावर, ठीक है। बट अभी भी क्या है ना, डिस्पाइट सच क्लियर कट डिविजन ऑफ पावर, conflict between the parliament and judiciary and executive and judiciary has remained a recurrent theme in the Indian politics। इतना ज़्यादा क्लियर होने के बावजूद भी कि ठीक है पार्लियामेंट तुम्हारा रोल अलग है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव तुम्हारा रोल अलग है एंड जुडिशरी तुम्हारा रोल अलग है, ठीक है, तुम तीनों की पावर्स एकदम अलग अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से क्लियर कट पावर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, कन्फ्लिक्ट हो रही है। किसके बीच में कन्फ्लिक्ट है, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में कन्फ्लिक्ट है, और दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। क्योंकि देखो पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट एक बड़ा सर्कल है, ठीक है। पार्लियामेंट में क्या है, हमारे पूरे के पूरे एमपीज आते हैं जो इलेक्ट होकर के आते हैं, लोकसभा के भी राज्यसभा के भी, ठीक है। इसी में से एक छोटा सा जो सर्कल है,
इसी में से कुछ लोग जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या है, हमारी एग्जीक्यूटिव। तो पार्लियामेंट पूरा सर्कल हो गया और उसमें से ही कुछ लोग गवर्नमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गए। तो इसमें जब हम अब अगले वाले टॉपिक में जो हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं, तो वो हम अंडरस्टैंड करेंगे कन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। तो क्योंकि पार्लियामेंट बड़ा सर्कल है, तो इसीलिए हम पूरा का पूरा आइडिया अंडरस्टैंड करेंगे कि पार्लियामेंट एंड जुडिशरी के बीच में क्या क्या कन्फ्लिक्ट रही है और किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर इन दोनों के बीच में हमेशा क्या रही है, कन्फ्लिक्ट रही है। ठीक है, तो अब हम कन्फ्लिक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने अब तक ये समझ लिया कि ठीक है, सबके पास अलग अलग पावर्स हैं, लेकिन पावर होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो आखिरकार वो कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, ठीक है, उसके रीजंस क्या है, कौन कौन से एरियाज में कन्फ्लिक्ट होता है, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम समझेंगे। So we have already mentioned the difference that emerged between the parliament and judiciary over right to property and the parliament's power to amend the constitution. Let us recapitulate that briefly. हम क्या डिस्कस करेंगे, अब जो हम कन्फ्लिक्ट डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, वो डिस्कस करेंगे ओवर राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर क्या डिस्प्यूट था, थोड़ा सा वैसे हमने डिस्कस करा है जब हम राइट्स के बारे राइट चैप्टर को हमने अंडरस्टैंड करा, तो थोड़ा सा राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में जो है वहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन हम दोबारा से उस चीज़ को यहाँ पर पढ़ेंगे। और साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट की जो पावर है, देखो पार्लियामेंट के पास हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो 368 पावर का यूज़ करते हुए आर्टिकल 368 के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, जो पार्लियामेंट है इंडिया की, वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो अब हम दोनों के इन्हीं दो चीज़ों के बीच में क्या देखेंगे, राइट टू प्रॉपर्टी एंड पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके रिगार्डिंग जो टसल रहा पार्लियामेंट के बीच में, जो कन्फ्लिक्ट रही पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, उसको हम समझेंगे। ठीक है, सिंपल तरीके से समझेंगे, सिंपल ही चीज़ है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। तो आराम आराम से एक एक करते हुए चीज़ें पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। Immediately after the implementation of constitution began, a controversy arose over the parliament's power to restrict the right to property. हुआ क्या, आज़ादी के बाद हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करा। जब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करा तो बेसिकली एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हमारे सामने आई। और वो कंट्रोवर्सी क्या आई, कंट्रोवर्सी आई ओवर राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर कंट्रोवर्सी आई। ठीक है, पार्लियामेंट कुछ और कह रही थी राइट टू प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, एंड जुडिशरी कुछ और कह रही थी। ठीक है, तो एक बार हम रीड करेंगे और फिर उसको अंडरस्टैंड करेंगे। द पार्लियामेंट वॉन्टेड टू पुट सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी सो दैट द लैंड रिफॉर्म्स कुड बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, हमें पता है कि हमने क्या करा, आज़ादी के बाद देखो हमें लैंड चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स क्यों लेकर के आए गए, लैंड रिफॉर्म्स लेकर के आए गए गवर्नमेंट के द्वारा आज़ादी के तुरंत बाद, ताकि जो एक्सेस लैंड है ज़मींदार के पास वो डिस्ट्रीब्यूट करी जा सके ऐसे फार्मर्स के पास जिसके पास बिल्कुल लैंड नहीं है, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें गवर्नमेंट को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेकर आने थे, कहीं रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, कहीं रेलवेज़ का कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, रेलवे ट्रैक लेट डाउन करने हैं, तो इन सब के लिए क्या चाहिए होगा, प्रॉपर्टी चाहिए होगी। अब सारी प्रॉपर्टी अगर इतनी ज़्यादा एक्सेस प्रॉपर्टी ज़मींदार के हाथ में है, तो गवर्नमेंट बिना प्रॉपर्टी गेन करे ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैसे लेकर आ सकती है ना। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी गवर्नमेंट के सामने। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट लेकर आई लैंड रिफॉर्म। और इस लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत क्या किया गया, जितनी भी एक्सेस प्रॉपर्टी ज़मींदार के हाथ में थी वो सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ ले ली। ठीक है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, लैंड रिफॉर्म करना इतना आसान नहीं था, ज़मींदार से छीन लेना लैंड इतना ज़्यादा आसान नहीं था। क्यों, उसका रीज़न हम देखते हैं। रीज़न ये है कि हमें पता है कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है वो क्या है। राइट टू प्रॉपर्टी आज़ादी के बाद से हमारा आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द राइट टू प्रॉपर्टी। एंड आर्टिकल 31 क्या है, फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट ऐसे राइट है जिसका प्रोटेक्शन कौन करता है, अभी हमने पढ़ा, जिसकी प्रोटेक्शन जुडिशरी हमेशा करेगी। अंडरस्टैंड किया था कि नहीं किया था, है ना। तो जब ज़मींदार से प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश करी गई, तो फिर वो लोग कहाँ पहुँचे, वो लोग सीधा जुडिशरी के पास आए और जुडिशरी में गुहार लगाई कि हमारा आर्टिकल 31 जो कि एक फंडामेंटल राइट है वो वायलेट किया जा रहा है। एंड जुडिशरी, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन यू द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो इस तरीके से ज़मींदार गए किसके पास, कोर्ट के पास। कोर्ट ने क्या किया, द कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट दस रेस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने ये बोला कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रॉपर्टी,
आर्टिकल 31 उसको इंश्योर करता है। तो कोर्ट ने ये बोला कि पार्लियामेंट इसीलिए क्या नहीं कर सकती, फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर्टी के ऊपर एक लिमिट लगा दोगे और जो एक्सेस प्रॉपर्टी होगी ज़मींदार से वो छीन लोगे। यानी कि कोर्ट की तरफ से क्या आ गया, कोर्ट ने कह दिया ना ना ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, एंड फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन में हम खड़े हुए हैं, तो हम ये नहीं होने देंगे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तो फिर यहाँ से टसल होना चालू हुआ, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, टसल होना चालू हुआ। क्यों? गवर्नमेंट और जुडिशरी, गवर्नमेंट को लैंड चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकता। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड चाहिए, लेकिन जुडिशरी टिकी हुई है, ठीक है, डटी हुई है कि नहीं फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, तो आप फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते ज़मींदार्स के। समझ रहे हो? तो दोनों के बीच में क्या हुआ, यहाँ से खींचातानी शुरू हो गई, ठीक है, एक दूसरे की तरफ क्या होगी, खींचातानी शुरू होगी, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि नहीं हम राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, ये बोल रहे हैं कि नहीं हम तो राइट्स लेंगे, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है वो छीनेंगे, ये बोल रहे हैं नहीं प्रोटेक्शन किया जाएगा क्योंकि फंडामेंटल राइट्स है। समझ रहे हो? तो एक टग ऑफ वॉर हो रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में क्या हो गया, टसल होना चालू हो गया यहाँ से। अच्छा, फिर क्या हुआ, द पार्लियामेंट देन ट्राइड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट ने कोई दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश करी और पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेकर आते हुए एक नया आर्टिकल ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड दैट आर्टिकल वाज कॉल्ड आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 में क्या किया गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो राइट टू प्रॉपर्टी हम मानते हैं कि फंडामेंटल राइट है, बट हम आर्टिकल 31A के अंतर्गत एक ऐसा क्लॉज जोड़ देते हैं जो गवर्नमेंट को अलाउ करेगा कि जब भी किसी पब्लिक पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी लेनी होगी तो वो ली जा सकती है, एंड दैट विल नॉट बी अ वायलेशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर गवर्नमेंट पब्लिक पर्पस के लिए कोई कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना है, कुछ और काम करना है, अगर उसके लिए प्रॉपर्टी एक्वायर करती भी है गवर्नमेंट, तो वो कंपनसेशन देगी। क्या करेगी? कंपनसेशन देगी हर व्यक्ति को जिससे लैंड ली जा रही है, एंड देन गवर्नमेंट कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी। इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही ये आर्टिकल ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, अमेंड हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो गया। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसमें भी ये चेंज आ गया, एंड इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, फिर गवर्नमेंट अलाउ कर सकती थी, मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ले सकती थी पब्लिक पर्पस के लिए, ठीक है, एंड उसके बदले में कंपनसेशन ज़रूर देना था, लेकिन गवर्नमेंट को ये एक तरीके से पावर मिल गई कि वो प्रॉपर्टी ले सकती है। समझ में आया? तो ये अलग तरीका अपनाया गवर्नमेंट ने, अमेंडमेंट की पावर को इस्तेमाल करा और उस पर्टिकुलर राइट टू प्रॉपर्टी को चेंज करा, और उसमें ये बोला कि ठीक है राइट टू प्रॉपर्टी है, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को ले लिया जा सकता है, प्रॉपर्टी किसी दूसरे इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ले सकती है जब पब्लिक पर्पज़ की बात आएगी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करने की बात आएगी, लेकिन साथ साथ में गवर्नमेंट कंपनसेशन भी देगी। समझ गए? इतनी बात क्लियर होगी? आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ यहाँ से 1951 से लगभग ये सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है, लेकिन 1967 में जा कर के एक बहुत बड़ा चेंज आया। 1967 में जा कर के एक बहुत बड़ा चेंज आया। क्यों आया उसको हम रीड करेंगे। द कोर्ट सेड दैट इवन थ्रू एन अमेंडमेंट द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अब्रिज्ड। ठीक है, तो क्या हुआ, कोर्ट ने बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, आर्टिकल 31A ऐड कर दिया गया, ठीक है, आर्टिकल 31A ऐड कर दिया गया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देता है, और वो जजमेंट कब दिया जाता है, वो जजमेंट दिया जाता है गोलकनाथ केस में, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आर्टिकल 31A वॉज एडेड, ठीक है। फिर उसके बाद 1967 में एक पर्टिकुलर केस आता है जिसको हम लोग कहते हैं गोलकनाथ केस, ठीक है, क्या आता है, गोलकनाथ केस आता है। अच्छा, सो 1967 में गोलकनाथ केस ने क्या किया, जब 31A को ऐड कर दिया गया एंड ज़मींदार रिफॉर्म करवाए गए, ठीक है, लैंड ले ली गई, फिर उसके बाद 1967 में ये राइट टू प्रॉपर्टी का मुद्दा दोबारा उठा, ठीक है, दोबारा किसी की प्रॉपर्टी ली जा रही थी, अगेन दे वेंट टू दी सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट दोबारा से चले गए, और फिर 1967 में दोबारा से राइट टू प्रॉपर्टी का मुद्दा दोबारा उठा, और दोबारा से टसल कहीं ना कहीं दोनों के बीच में चालू हो गई। क्या हुआ फिर, इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला, क्या बोला कि
कोर्ट सेड दैट इवन थ्रू एन अमेंडमेंट द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी एब्रिज। तो कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि भले ही आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर लो, भले ही आप आर्टिकल 31A ऐड कर लो, लेकिन फिर भी आप क्या नहीं कर सकते, आप फंडामेंटल राइट को, जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है, आप उसको एब्रिज नहीं कर सकते, यानी कि आप उसको छीन नहीं सकते। ठीक है, यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है कहीं ना कहीं उसकी सुप्रीमेसी दोबारा से यहाँ पर स्टैब्लिश कर दी गई और गवर्नमेंट के ऊपर फिर से एक लिमिटेशन लगा दी गई कि अब क्या करें, अब क्या रास्ता हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या कर दिया गया, यहाँ पर ये बोल दिया गया कि अमेंडमेंट के ज़रिए भी, इवन अमेंडमेंट के ज़रिए भी किसी की भी जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो भी नहीं छीनी जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बीच में इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से दोबारा से एक टसल होना चालू हुआ, दोबारा से एक टसल होना चालू हुआ। ठीक है, दोबारा से राइट टू प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग जो भी इश्यूज़ थे वो फिर से चालू हो गए। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट अगर प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करती तो फिर वो दोबारा से कहाँ चले जाते, सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लंबे दौर तक चलती रही। फाइनली इसका रेजोल्यूशन कब तक हुआ, ठीक है, ये इशू चलता रहेगा और ये इशू रिजॉल्व होता है फाइनली जब 1973 में सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती केस में एक जजमेंट इशू करता है। ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको हम रीड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम यहाँ पर जो देख रहे हैं कि जो इशू है ना, मेजरली सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी क्या है, तो जो सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी है पार्लियामेंट एंड जुडिशरी के बीच में वो क्या क्या है। सबसे पहला है व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। अभी भी क्या है, अभी भी ये जो टसल चल रहा है उसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्प्यूट है कि राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का स्कोप कितना है। क्या गवर्नमेंट छीन सकती है प्रॉपर्टी कुछ कंडीशन में। ठीक है, बाय अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने 31A के अंतर्गत गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी ले ली थी, ज़मींदारी रिफॉर्म कर लिए थे, तो क्या ये चीज़ ठीक है, क्या इतना स्कोप है, या फिर जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इवन अमेंडमेंट करने के बावजूद भी फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीना जा सकता, तो दोनों में से सही कौन है और कितना स्कोप है राइट टू प्रॉपर्टी का, प्राइवेट प्रॉपर्टी का स्कोप कितना है, इसके बारे में हमेशा डिबेट चलता रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ द पार्लियामेंट्स पावर टू कर्टेल, अब्रिज और अब्रोगेट द फंडामेंटल राइट। जब हम ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के द्वारा ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये जो पावर है ना अमेंडमेंट करने की, फंडामेंटल राइट को भी इवन एब्रोगेट करने की, कर्टेल करने की, तो ये पावर कितनी है, इसका स्कोप कितना है। क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को छीन सकती है, क्या इतना पावर है, या फिर एक लिमिटेड स्कोप ही है, एक बहुत लिमिटेड पावर है अंडर आर्टिकल 368 कि आप राइट्स को अमेंड कर सकते हो लेकिन बहुत लिमिटेड तरीके से। तो ये क्या है, ठीक है, ये स्कोप ऑफ, ये पूरा का पूरा जो स्कोप है पार्लियामेंट की पावर का वो कितना है। ठीक है, इसके बारे में भी हमेशा डिबेट होती रही। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकती है क्या पार्लियामेंट, क्या रातों रात कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देगी, क्या इतनी पावर है। जब हम ये कह रहे हैं आर्टिकल 368 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है, सो डज इट मीन दैट पार्लियामेंट कैन कंप्लीटली चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि यहाँ पर कितना स्कोप है पार्लियामेंट की पावर का, द पावर टू अमेंडमेंट, कितना स्कोप है उसमें, कितना वाइड तरीके से वो अमेंडमेंट कर सकती है, इसके बारे में भी हमेशा डिबेट चलती रही। ठीक है, इसके बारे में डिबेट ये चलती रही कि पार्लियामेंट ये कहती है कि हम कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, जुडिशरी के बार बार जजमेंट आते रहे, नहीं आप अमेंडमेंट हर चीज़ नहीं कर सकते, आप अमेंडमेंट लिमिटेड ही कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बारे में टसल चलती रही। फिर उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है कैन द पार्लियामेंट मेक लॉज दैट अब्रिज द फंडामेंटल राइट्स व्हाइल इन्फोर्सिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना सकता है जो फंडामेंटल राइट्स को छीन ले डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्योंकि देखो डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी में एक डीपीएसपी ये कहता है कि जो रिसोर्सेज है उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी का जो डिबेट चल रहा है वो क्यों आया, वो इसीलिए तो आया क्योंकि गवर्नमेंट डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर रही थी। गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हम लैंड को इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, वायलेट हो रहा था। तो क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकती है अगर वो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना चाह रही है तो। ठीक है, ये सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो बहुत लंबे टाइम तक चले। ठीक है, बार बार क्या हो रहा है ना, बार बार आप देखोगे एक तरफ गवर्नमेंट है, मतलब एक तरफ पार्लियामेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट अपने आर्टिकल 368 को यूज़ करने की कोशिश करती है और वहीं दूसरी तरफ क्या आ जाती है, दूसरी तरफ आ जाती है जुडिशरी।
ठीक है। एंड जुडिशरी यूज़ करती है अपने आर्टिकल 13 को, ठीक है। पार्लियामेंट बार बार बोलती है कि नहीं हम तो फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 31 के ए के अंतर्गत हम प्रॉपर्टी को छीन सकते हैं क्योंकि हमें डेवलपमेंट करना है, ठीक है। जुडिशरी आती है आर्टिकल 13 के अंतर्गत। आर्टिकल 13 क्या है? जुडिशियल रिव्यू की पावर। और जुडिशियल रिव्यू में क्या है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, उस पर्टिकुलर लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है जुडिशरी। तो फिर जुडिशरी आती है उसके रिस्पॉन्स में कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, आप यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते। दूसरी तरफ पार्लियामेंट क्या कहती है कि आर्टिकल 368 हमारे पास ये पावर देता है कि हम जो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में जुडिशरी क्या कहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। राइट टू अमेंडमेंट एक लिमिटेड पावर है, ऐसा नहीं है कि आप हर पार्ट को चेंज कर दोगे, ठीक है। तीसरी तरफ पार्लियामेंट क्या कहती है कि हम डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हैं। वहाँ पर जुडिशरी क्या कहती है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, तो फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। समझ रहे हो? ये सारे इश्यूज़ हैं और यही सारे इश्यूज़ हमेशा पार्लियामेंट एंड जुडिशरी के बीच में बहुत लंबे टाइम तक आफ्टर द इंडिपेंडेंस बहुत लंबे टाइम तक ये चलते रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली इनका रेजोल्यूशन आखिरकार कब हुआ? कब ये इश्यूज़ थोड़े से सेटल हुए? पूरी तरीके से देखो आज भी सेटल नहीं है, ठीक है। दोनों के बीच में अभी भी एक तरीके से जो है टसल चलती रहती है, पार्लियामेंट के बीच में, जुडिशरी के बीच में अभी भी टसल चलती रहती है, बट थोड़ी सी चीज़ें शांत हुई। कब हुई? 1973 में Supreme Court gave a decision that became very important in regulating the relations between the parliament and judiciary since then, ठीक है। तो 1973 में एक हिस्टोरिक जजमेंट आया, एक लैंडमार्क जजमेंट आया। उस लैंडमार्क जजमेंट का नाम क्या है? केशवानंद भारती केस, ठीक है। 1973 में बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। इसको बार बार आप जब भी आगे जाओगे तो हमेशा इसके बारे में आप पढ़ोगे, केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वो बहुत हिस्टोरिक जजमेंट था, बिकॉज उस जजमेंट ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी। पहली बात, राइट टू प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट था उसको भी क्लियर करा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन पहली यहाँ पर मैं बता रही हूँ, राइट टू प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट था उसको भी रिजॉल्व किया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अमेंडमेंट की जो पावर है जो पार्लियामेंट की वो कितनी है, उसका स्कोप कितना है, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं बताया, ठीक है। उसके बारे में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बताया। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो टसल चल रहा था दोनों के बीच में, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी के बीच में, उसको थोड़ा सा सेटल करने की यहाँ पर कोशिश करी गई है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हुई हैं, तो तीनों चीज़ों के बारे में अब हम रीड करते हैं एक एक करते हुए। In the case, the Supreme Court ruled that there is a basic structure of the Constitution and nobody, not even the Parliament, through amendments, can violate the basic structure. सबसे पहली चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोली? केशवानंद भारती केस में बोली कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बेसिक स्ट्रक्चर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि बेसिक मूलभूत जो ढांचा है, ठीक है। बेसिक मूलभूत जो ढांचा है, तो बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि बेसिक मूलभूत ढांचा यानी कि बेसिक फीचर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स हैं, जैसे कि बेसिक फीचर्स का मतलब क्या है? बेसिक फीचर्स है जैसे कि अगर आप देखोगे बेसिक फीचर्स में आ जाती है जैसे कि सेकुलरिज्म इज़ वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सेकुलरिज्म है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे तो डेमोक्रेसी है, ठीक है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बता रहा है? दैट इंडिया इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडिया क्या है? एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो ये भी क्या है? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक वन ऑफ द बेसिक फीचर्स है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड रूल ऑफ लॉ, ये सारे जो इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, उन सब को क्या बोला जाता है? उन सबको, ऐसे बेसिक फीचर्स को, इन सब चीज़ों को बोला जाता है दैट दीज आर कॉल्ड द बेसिक फीचर्स और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने एक नया शब्द दिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बेसिक स्ट्रक्चर है और वो बेसिक स्ट्रक्चर कोई चेंज नहीं कर सकता। इवन अमेंडमेंट के ज़रिए भी पार्लियामेंट उस पर्टिकुलर चीज़ को वायलेट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया जाएगा और पार्लियामेंट क्या कर सकती है फिर? सेकुलरिज्म जैसे जो फीचर्स है, सेकुलरिज्म के जो फीचर्स है जहाँ पर हम हर रिलीजन को इक्वल तरीके से ट्रीट करते हैं, उसको हटा देगी। नहीं, दिस कांट बी डन, ये चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी पूरी सिस्टम में क्या है? डेमोक्रेसी है। तो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट लेकर आएगी और बोलेगी कि आज से डेमोक्रेसी खत्म। नहीं, दिस कांट बी डन।
ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है, जो भी हमारे बेसिक फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कोई भी चेंज या कोई भी वायलेट नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी क्या नहीं कर सकता, वायलेट नहीं कर सकता है। तो पार्लियामेंट की पावर लिमिटेड हो गई यहाँ पर अमेंडमेंट की। ठीक है, पार्लियामेंट की पावर क्या होगी, अमेंडमेंट होगी, क्योंकि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून नहीं लेकर आ सकता जिसकी वजह से हमारे बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो, बेसिक फीचर्स वायलेट हो। पहली चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या बोली, एक और चीज़ यहाँ पर है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बोली है, द कोर्ट डिड टू मोर थिंग्स। कोर्ट ने दो चीज़ें और करी। इट सेड दैट द राइट टू प्रॉपर्टी, द डिस्प्यूटेड इशू was not the part of the basic structure and therefore could be suitably abridged। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर चीज़ें एकदम क्लियर कर दी। क्या क्लियर करी, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि बेसिक फीचर्स या बेसिक स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते। पहली चीज़ ये बोली। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बोली कि राइट टू प्रॉपर्टी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होगा। और जब राइट टू प्रॉपर्टी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर राइट को क्या कर दिया जा सकता है, इस पर्टिकुलर राइट को चेंज किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर वही सेम टू सेम चीज़ करी गई कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो चीज़ आती है वो आप नहीं हटा सकते, बट बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसीलिए उसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है, बाकी फंडामेंटल राइट्स को आप नहीं हटा सकते। ठीक है, केवल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला दैट राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, एंड क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है तो फिर अब उसको क्या किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो आप देखोगे 1979 में जाकर हुआ क्या, 1979 में जाकर के जो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना, इस पर जो डिस्प्यूट चल रही थी वो हटा दिया गया। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हमने हटाया बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1978 में होता है, हमने उसको हटाया वहाँ से। एंड आज के टाइम में राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है आज के टाइम में, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज़ रादर अ लीगल राइट। ठीक है, ये एक लीगल राइट है, समझ रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आज प्रॉपर्टी छीनी तो जा सकती है बट लॉ को फॉलो करते हुए ही गवर्नमेंट उसको छीन सकती है। सो एज पर द प्रोसीजर विच इज़ लेड डाउन बाय द लॉ, उसी के अकॉर्डिंगली किसी की भी प्रॉपर्टी जो है वो छीनी जा सकती है, एंड आज कंपनसेशन भी मिलेगा। ठीक है, आज भी वही है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले रही है सो उनके पास उनको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये कुछ बेसिक बात है जो कानून बताता है आज के टाइम में। तो यहाँ तक पहली चीज़ें क्लियर होगी। राइट टू प्रॉपर्टी का जो अब तक हम डिबेट चलते हुए आ रहे थे, ठीक है, आज़ादी से लेकर के अब तक, वो रिजॉल्व कब हुई, फाइनली 1973 में रिजॉल्व हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हमारे पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती, बट राइट टू प्रॉपर्टी को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं जान चुका था कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत लंबे टाइम तक आगे भी हमेशा ऐसे ही खिंचता रहेगा, बार 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 बार। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया कि राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से बहुत ज़्यादा पिटिशंस भी आएगी और ये इशू हमेशा आगे चलता रहेगा, और इसकी वजह से पार्लियामेंट एंड जुडिशरी की जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं वो हमेशा अफेक्ट होगी, क्योंकि हर बार गवर्नमेंट क्या करेगी, हमेशा गवर्नमेंट को लैंड चाहिए ही चाहिए, सीधी सी बात है ना, गवर्नमेंट को तो लैंड चाहिए, तो ये चीज़ आगे भी कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए जुडिशरी ने बहुत सोच समझ करके ये बोला कि ठीक है, आज से ये पर्टिकुलर राइट फंडामेंटल राइट नहीं है एंड केवल और केवल एक लीगल राइट है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो रास्ता क्लियर हो गया, जो डिबेट चल रही थी ओवर द राइट टू प्रॉपर्टी, वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जजमेंट ने क्लियर कर दी। ठीक है, ये हुई पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, the court reserved to itself the right to decide whether various matters are part of the basic structure of the constitution, and this case is perhaps the best example of how judiciary uses the power to interpret the constitution। हमने यहाँ पर पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, इवन अमेंडमेंट के जरिए उसको वायलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ रहे हो, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है, अभी हमने डिस्कस करा दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो अभी हमने डिस्कस करे, सेकुलरिज्म हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, ये कौन सी चीज़ वो होंगी जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, वो अथॉरिटी कौन होगी, वो अथॉरिटी डिसाइड करने वाली सुप्रीम कोर्ट खुद होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होंगी
वो क्या हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट खुद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने ही बताया है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, देखो इसकी वजह से ये हुआ कि हमें पता है कि पार्लियामेंट के पास क्या है, आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंडमेंट की पावर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो एक बेसिक स्ट्रक्चर है और उस बेसिक स्ट्रक्चर को आप आर्टिकल 368 का यूज़ करते हुए वायलेट नहीं कर सकते। अब वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है वो कौन बताएगा, वो खुद सुप्रीम कोर्ट बताएगा। तो एट द एंड बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से हुआ क्या है कि जो पार्लियामेंट की जो पावर थी ना अमेंडमेंट करने की, कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती थी, वो लिमिट हो गई, वो लिमिट होगी। और इस तरीके से गवर्नमेंट आज के टाइम में पार्लियामेंट क्या नहीं कर सकती, पार्लियामेंट कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकती है जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो। ठीक है, इसका क्लासिक एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, इसका क्लासिक एग्जाम्पल देख सकते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। 2014 में गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा, 2014 में गवर्नमेंट एक कमीशन बना रही थी कि ये कमीशन कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करेगी और आज से जुडिशरी की अपॉइंटमेंट ये पर्टिकुलर चीज़ करेगी। सुप्रीम कोर्ट फटाफट से आगे आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अच्छा ऐसा काम करोगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो अमेंडमेंट आप कर रहे हो, ये जो अमेंडमेंट आप कर रहे हो ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। क्योंकि क्योंकि एनजेएसी क्या करेगा, एनजेएसी की वजह से, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की वजह से एग्जीक्यूटिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव को पावर मिल जाएगी। और एग्जीक्यूटिव पावर मिल जाएगी तो फिर वो जुडिशरी को एक तरीके से अफेक्ट करेगा, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करेगा। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग इज वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर में आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर चीज़ को स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो समझ रहे हो, अब यहाँ पर क्या है, अगर गवर्नमेंट सपोज कुछ भी चेंज करना चाहती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि यू कांट डू दिस, आप ये नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और हमने बता दिया था केशवानंद भारती केस में कि तुम अमेंड कर सकते हो, पार्लियामेंट यू कैन डू दी अमेंडमेंट, बट आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकते जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो। समझ रहे हो, तो आज भी पावर कहीं ना कहीं किसके हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, जुडिशरी के हाथ में है, ये बताने के लिए कि ये अमेंडमेंट ठीक है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट है जिसके जैसे बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर चीज़ को स्ट्राइक डाउन कर देगा। ठीक है, समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये इंपॉर्टेंट एक तरीके से इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड ये पूरा का पूरा केस से हमने क्या अंडरस्टैंड करा, इस पूरे केस से, इस पूरे इंसिडेंट से हमने ये अंडरस्टैंड करा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो डिबेट चलता हुआ आ रहा था वो 1973 में फाइनली जा करके रिजॉल्व हो गया। एंड राइट टू प्रॉपर्टी आज के टाइम में क्या है, एक लीगल राइट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने जो अंडरस्टैंड करी कि जो आर्टिकल 368 के रिगार्डिंग भी हमेशा डिस्प्यूट था कि अमेंडमेंट की पावर पार्लियामेंट की कितनी है, तो उसको लिमिट कर दिया गया, उसको लिमिट कर दिया गया बिकॉज बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहते हैं। तो गवर्नमेंट कोई भी यानी कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा अमेंडमेंट लेकर नहीं आ सकती जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रक्चर हमारा वायलेट हो। ठीक है, तो इसीलिए अमेंडमेंट की भी पावर आज के टाइम में पार्लियामेंट की कहीं ना कहीं लिमिट कर दी गई है बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केशवानंद भारती केस। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो यहाँ पर आपको समझनी थी। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ तक ऐसा नहीं है, देखो यहाँ तक तो कुछ चीज़ें सेटल हो गई, बट कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी है जो आज के टाइम में भी कहीं ना कहीं चल रही है। आज भी बहुत सारे अदर इश्यूज़ हैं जो इन दोनों के बीच में हमेशा चलते हैं, जुडिशरी के बीच में, पार्लियामेंट के बीच में। सो सम इश्यूज स्टिल रिमेन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू। कैन जुडिशरी इंटरवीन इन एंड रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, आज के टाइम में इशू क्या चल रहा है, इशू ये चल रहा है कि क्या जुडिशरी लेजिस्लेचर की फंक्शनिंग में इंटरफेयर कर सकता है या नहीं कर सकता। अभी भी इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से दोनों के बीच में, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर के बीच में क्या चल रहा है, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट के बीच में एक डिबेट चल रहा है। ठीक है, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे अब। In the parliamentary system, the legislature has the power to govern itself and regulate the behavior of its member. Thus, the legislature can punish a person who the legislature holds guilty of breaching privileges of the legislature. हमें पता है कि इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, जब हमें कह रहे हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो यहाँ पर लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है, लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि वो खुद को गवर्न कर सकती है। ठीक है, एंड
जो लेजिस्लेचर में जितने भी मेंबर्स हैं ना, उनके बिहेवियर को क्या कर सकती है, उनके बिहेवियर को भी रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेजिस्लेचर में बैठा कोई भी एमपी, हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए कोई भी एमपी अगर पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस को ब्रीच कर देते हैं, यानी कि पार्लियामेंट की अथॉरिटी के खिलाफ कुछ काम कर देते हैं, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में उनको सज़ा कौन देगा? उस पर्टिकुलर कंडीशन में उनको सज़ा लेजिस्लेचर ही देती है। ठीक है, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो या फिर इंडियन पार्लियामेंट हो। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कैन अ पर्सन हु इज़ हेल्ड गिल्टी फॉर द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज सीक प्रोटेक्शन ऑफ द कोर्ट? ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो लेजिस्लेचर होता है, इंडियन पार्लियामेंट है जैसे, वो अपने आप को गवर्न करेगी, वो अपने आप की प्रोसीडिंग को बहुत बढ़िया तरीके से चलाएगी। ठीक है, देखो जनरली होता क्या है ना सॉरी, जनरली होता क्या है कि हर संसद को चलाने में, लोकसभा राज्यसभा को चलाने में जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? वहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की होती है। तो लोकसभा में कौन है? लोकसभा में स्पीकर है। ठीक है, राज्यसभा में कौन है? राज्यसभा में चेयरमैन है। ठीक है, तो इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग देखेंगे कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, ये लोग नज़र रखेंगे। अगर कोई इंडिविजुअल, कोई एमपी गलत काम करता है, ठीक है, पार्लियामेंट की अथॉरिटी को लोअर डाउन करता है या फिर पार्लियामेंट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको वायलेट करता है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ऐसे एमपीज़ के ऊपर एक्शन कौन लेगा? ये लोग लेंगे। ठीक है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ये लोग लेंगे, बिकॉज दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द हाउस। ठीक है, इसलिए अल्टीमेटली पावर किसके हाथ में है? इनके हाथ में है। तो जितने भी रूल्स होते हैं ना, जितने भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कमिटीज़ के रिगार्डिंग हो या लोकसभा में डिस्कशन कैसे होगा, कौन क्वेश्चन कब करेगा, कितनी देर के लिए बोलना है, ये सारे के सारे जो रूल्स होते हैं ना, इनको इम्प्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी इनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर की होती है। ठीक है, समझ रहे हो? इनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर की होती है, जैसे स्पीकर की या फिर चेयरपर्सन की। अब समझो आगे। तो यहाँ पर जब हम ये कह रहे हैं कि सारी अथॉरिटी पार्लियामेंट के हाथ में खुद होती है या लेजिस्लेचर के हाथ में खुद होती है, तो एक क्वेश्चन उठाया जाता है, कैन अ पर्सन हु इज़ हेल्ड गिल्टी फॉर ब्रीच ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज सीक द प्रोटेक्शन ऑफ द कोर्ट? अगर किसी ने पार्लियामेंट की प्रिविलेज को वायलेट करा, कोई पार्लियामेंट के रूल्स को वायलेट करा, तो क्या इस कंडीशन में वो कोर्ट के पास जा सकते हैं क्या? ठीक है, इसके ये एक क्वेश्चन उठता है। दूसरा क्वेश्चन क्या उठता है, कैन अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर अगेंस्ट whom द लेजिस्लेचर हैज़ टेकन डिसिप्लिनरी एक्शन गेट द प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोर्ट? अगर किसी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, सपोज कोई बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, ठीक है, स्पीकर के बार बार कहने पर भी वो रुक नहीं रहे हैं, ठीक है, लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, लगातार चिल्लाए जा रहे हैं, एंड जिसको बोलना चाहिए था उसको बोलने नहीं दे रहे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में फिर स्पीकर क्या करेंगे? स्पीकर उनको सस्पेंड कर देंगे सपोज। ठीक है, तो स्पीकर ने ये डिसीजन ले लिया एंड इस तरीके से उनके ऊपर एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया। अब यहाँ पर ये समझने की कोशिश करी जा रही है कि क्या उस मेंबर के खिलाफ, जिसके खिलाफ एक्शन लिया, जो डिसिप्लिन एक्शन हुआ, क्या वो कोर्ट के पास जा सकते हैं एंड बोल सकते हैं कि नहीं, ये जो डिसीजन लिया गया है, ये जो सज़ा मुझे दी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और मुझे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से क्या कोई रिलीफ मिल सकता है? ठीक है, क्या मेरा सस्पेंशन एक तरीके से इलीगल डिक्लेयर कर दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? क्या ऐसा है? तो यहाँ पर ये जितने भी इश्यूज़ हैं ना, दीज आर द इश्यूज़, दीज आर अनरिजॉल्व एंड दे आर द मैटर्स ऑफ पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। ये जितने भी हमने इशू डिस्कस करे ना, ये अभी भी क्या है? अनरिजॉल्व मैटर है। ठीक है, इन पर डिबेट होती रहती है। डिबेट क्या होती है मैं बताती हूँ। डिबेट ये होती है कि जब पार्लियामेंट, इंडिया में क्या है, देखो इंडिया में पार्लियामेंट क्या है ना, पार्लियामेंट अपने आप को चलाने में एकदम स्वतंत्र है। ठीक है, पार्लियामेंट में क्या होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ें पार्लियामेंट खुद डिसाइड करती है। कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। ठीक है, कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर सपोज कभी भी किसी इंडिविजुअल की वजह से पार्लियामेंट की अथॉरिटी, पार्लियामेंट की जो डिग्निटी है, वो वायलेट अगर हो जाती है, तो फिर पार्लियामेंट के पास ये पावर भी है कि वो उसको पनिश कर सकती है। ठीक है, समझ रहे हो? सिमिलरली दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जितनी भी भारत में कोर्ट है, इवन सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग कोई डिसीजन दे सके, क्योंकि पार्लियामेंट में अंदर क्या होगा ये खुद पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट एक अलग ऑर्गन है, सुप्रीम कोर्ट एक अलग ऑर्गन है। सुप्रीम कोर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ द जुडिशरी, पार्लियामेंट इज़ द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। दोनों की पावर क्या है? एकदम क्लियर कट सेपरेट है।
इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है पार्लियामेंट के काम में, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर क्या बोला जाता है, ये जो दो अभी क्वेश्चन हमने देखे, यहाँ पर यही बोला जाता है कि अगर किसी एमपी के ऊपर लोकसभा या राज्यसभा के चेयरपर्सन कुछ एक्शन लेते हैं तो वो काम जो है ना, वो चीज़ क्योंकि वो पार्लियामेंट का एरिया है, इसलिए केवल पार्लियामेंट ही वहाँ पर चीज़ें डिसाइड करेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई एमपी नहीं जा सकता है एंड कोई एमपी जा करके वहाँ पर जस्टिस की डिमांड नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि दैट इज़ द स्पेयर ऑफ पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट बीइंग अ सेपरेट ऑर्गन फ्रॉम जुडिशरी, दैट इज़ वाई जुडिशरी कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्किंग्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ यहाँ पर बोली जाती है। तो ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में किस तरीके से पार्लियामेंट ही सारी चीज़ें खुद डिसाइड करती है, ठीक है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द कंडक्ट ऑफ द जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद कह रहा है, क्या कह रहा है, कि जितने भी हमारे जजेस हैं उनके कंडक्ट के बारे में पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता, ठीक है। उनको पार्लियामेंट में क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। उनके बारे में कोई भी बातचीत नहीं करी जा सकती, ऐसा खुद कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। तो ये क्या है, सेपरेशन किया जा रहा है कि जुडिशरी एक अलग ऑर्गन है, पार्लियामेंट एक अलग ऑर्गन है। तो पार्लियामेंट में जजेस के बारे में डिस्कशन का कोई काम भी नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए डिस्कशन नहीं करना, ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। दूसरा हुआ क्या, लेकिन देर आर सेवरल इंस्टेंसेज वेयर द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर हैव कास्ट एस्पर्जन्स ऑन द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी। बहुत सारे हमने ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं जब पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में जुडिशरी की फंक्शनिंग के ऊपर क्या हुई, डिस्कशन भी हुई एंड एक तरीके से टीका टिप्पणी भी हुई कहीं ना कहीं जजेस के ऊपर, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है यहाँ पर, जो बताया गया था कि इस तरीके से डिस्कशन नहीं किया जाएगा जुडिशरी के बारे में, तो वो चीज़ वायलेट भी हुई है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सिमिलरली द जुडिशरी टू हैज़ क्रिटिसाइज द लेजिस्लेचर्स एंड इशूड द इंस्ट्रक्शंस टू द लेजिस्लेचर्स अबाउट द कंडक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेस। जुडिशरी ने भी क्या करा है, क्रिटिसाइज़ करा है, लेजिस्लेचर को क्रिटिसाइज़ करा है एंड इंस्ट्रक्शंस को इशू किया है लेजिस्लेचर्स को कि किस तरीके से लेजिस्लेचर को अपने बिजनेस को चलाना चाहिए, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, अभी हमने अंडरस्टैंड करा कि जब भी बिजनेस चलाने की बात आती है, किसी भी पार्लियामेंट में जितनी भी प्रोसीडिंग होगी, वो प्रोसीडिंग कैसे होगी, डिस्कशन कितना होगा, किस चीज़ पर होगा, कितने टाइम पीरियड में होगा, ये सारी चीज़ें बिजनेस कहलाई जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो खुद पार्लियामेंट है। लेकिन हमने क्या देखा, हमने देखा क्योंकि जुडिशरी के कंडक्ट के डिस्कशन पार्लियामेंट में हो सकते हैं, तो जुडिशरी ने क्या करा, जुडिशरी ने क्रिटिसाइज़ करा फिर लेजिस्लेचर को एंड जुडिशरी ने भी इंस्ट्रक्शंस दिए लेजिस्लेचर को कि तुम अपने बिजनेस को ऐसे कर सकते हो बेटर, ऐसे कर सकते हो बेटर, ठीक है। हो क्या रहा है, हो ये रहा है बेसिकली कि जो प्रिंसिपल है ना, जो एक दूसरे की एरियाज़ को रिस्पेक्ट करने की जो बात है ना, वो क्या हुई है, बहुत सारी केसेस में अल्टीमेटली जुडिशरी के द्वारा भी वायलेट हुई एंड पार्लियामेंट के द्वारा भी वायलेट हुई, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ हुई है एंड द लेजिस्लेचर्स दे सी दिस एज द वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का मतलब है कि पार्लियामेंट अपने मैटर्स में सोवरेन है, पार्लियामेंट खुद डिसाइड करेगा कि चीज़ें कैसे करवानी है, क्योंकि ये पार्लियामेंट का मैटर है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट टीका टिप्पणी करता है जुडिशरी की, जुडिशरी जब लेजिस्लेचर को बताता है कि तुम अपने बिजनेस को ऐसे कंडक्ट करो, बेटर तरीके से काम करो, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के खिलाफ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो जितने भी हमने टसल देखे, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी से लेकर के अब तक जो हमने डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ पर अंडरस्टैंड करा कि जुडिशरी किस तरीके से क्रिटिसाइज़ करती है लेजिस्लेचर को, सिमिलरली जो लेजिस्लेचर है वो भी किस तरीके से जुडिशरी के बारे में डिस्कस करता है, जबकि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती है दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट टू रिस्पेक्ट द अथॉरिटी ऑफ अदर्स। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पर हर ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एक दूसरे की जो एरियाज़ है उसमें इंटरफेयर ना करें, पहली बात। दूसरी बात, हर किसी के पास क्लियर कट पावर्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक दूसरे की अथॉरिटी को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसलिए हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि टसल के चलते कहीं ना कहीं जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी तीनों ऑर्गन्स के बीच में, वो नहीं हो पाई एंड
एक दूसरे के ऊपर क्या किया जा रहा है, टीका टिप्पणी किया जा रहा है, जो कि रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं एक तरीके से वायलेट करता है। तो एट द एंड क्या होना चाहिए था, होना ये चाहिए कि एक दूसरे के स्पेयर में इंटरफेयर ना किया जाए एंड अपने स्पेयर के अंतर्गत ही, अपनी अपनी बाउंड्रीज के अंतर्गत ही जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, वो तीनों मिलकर के अपनी अपनी जो बाउंड्रीज है उसके अंतर्गत ही यहाँ पर क्या करे, काम करे। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये होना चाहिए था एंड जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए था। ठीक है, अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है किसी को भी। जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि तुम्हारी सबकी एक बाउंड्री है, तो उसी बाउंड्री के अंतर्गत रहते हुए काम करना है, रिस्पेक्ट नहीं करना, एक दूसरे के एरियाज पर इंक्रोच नहीं करना है किसी भी तरीके से। समझ रहे हो? तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ हमने अंडरस्टैंड करी। ओके, इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से इस पूरे टॉपिक में हमने क्या अंडरस्टैंड करा, हमने अंडरस्टैंड करा टसल बिटवीन द पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। ठीक है, अलग अलग तरीके से हमने टसल को समझा और एट द एंड हमने समझा कि जो डिस्प्यूट है वो तो चलती रहेगी, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इंश्योर करना है कि तीनों ऑर्गन्स कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो अथॉरिटीज़ है उसको रिस्पेक्ट करते हुए चले, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन तीनों अथॉरिटीज़ को कहता है, इन तीनों ऑर्गन्स को कहता है कि आप तीनों अपने अपने पावर्स को एक्सरसाइज करो, बट अपने एरिया के अंतर्गत रहते हुए। ठीक है, और एक दूसरे की अथॉरिटीज़ को हर किसी को क्या करना होगा, रिस्पेक्ट करना होगा। ठीक है, कंक्लूजन की तरफ हम चलते हैं। तो कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, इन दिस चैप्टर वी हैव सीन द रोल ऑफ जुडिशरी इन आर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने पूरा अंडरस्टैंड करा कि डेमोक्रेसी को मेंटेन करने में, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने में, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने में जुडिशरी की क्या इंपॉर्टेंस रही है ना, हमने ये अंडरस्टैंड करा। फिर उसके बाद हमने और क्या अंडरस्टैंड करा है कि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमारी जुडिशरी कहीं ना कहीं जिससे अफेक्टेड है। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज़ क्या है, बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जैसे बहुत सारे केसेस जुडिशरी में पेंडिंग है आज के टाइम में, है ना। कमेंट करके बताना मुझे कितने केसेस पेंडिंग है। ठीक है, थोड़ा सा सर्च करना है इसके बारे में कि टिल डेट जब भी आप इस वीडियो को देखो उस दिन तक कितने केसेस हैं जो इंडियन जुडिशरी में पेंडिंग है। ठीक है, उसके बारे में पता करना। और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो इंडियन जुडिशरी कहीं ना कहीं फेस करती है। ठीक है, तो और भी इश्यूज़ क्या है, और भी इश्यूज़ ये है कि हम देख सकते हैं कि जो वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, जो रिच इंडिविजुअल्स होते हैं, जो पावरफुल इंडिविजुअल्स होते हैं, नेता लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ महीनों के अंदर ही, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके ऊपर चार्जेस लगे, साबित हुए, लेकिन वो कुछ महीनों के बाद ही क्या आ जाते हैं, बेल पर आ जाते हैं बाहर। तो ऐसा क्या है कि भाई नॉर्मल इंसान हमेशा बहुत लंबे टाइम तक जेल में ही पड़ा रहता है, और जो नेता लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए क्या कर लेते हैं, एक तरीके से बाहर आ जाते हैं तुरंत। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और जुडिशरी को ये देखना होगा कि जो स्पीडी ट्रायल है, जो फेयर ट्रायल है, वो हर किसी को मिले। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। साथ ही साथ में हमने पूरे चैप्टर में यही बार बार अंडरस्टैंड करा कि जुडिशरी के पास पावर्स कितनी है, एंड बार बार हमें समझ में आया कि जुडिशरी के पास पावर बहुत सारी है, क्योंकि इन्हीं पावर्स की वजह से जुडिशरी हमारे राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जुडिशरी इज़ द ओनली होप। ठीक है, जब बाकी दो ऑर्गन्स कहीं ना कहीं हमारी बात नहीं सुनते, जब हमारी बात पुलिस नहीं सुनती, न सरकार सुनती है, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, और वो आखिरी रास्ता क्या है, कोर्ट जाने का। तो इसीलिए आज भी भले ही जुडिशरी में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हो, लेकिन फिर भी हमारे पास एक होप जो है वो अभी भी जुडिशरी ही रहती है। फिर उसके बाद इंडियन जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंस, एक तरीके से इंडिपेंडेंट है ना। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के प्रोविजंस क्या है वो हमने समझे, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, इन सब में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैसे मेंटेन होती है वो भी हमने समझा। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या पढ़ी कि पावर्स हमने पढ़ी पार्लियामेंट की भी, जुडिशरी की भी, और बाद में हमने अंडरस्टैंड करा कि दे हैव टू फंक्शन विद इन द लिमिटेशंस विच इज सेटअप बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको लिमिटेशन सेट करी है उसी के अंतर्गत उनको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। एंड ईच ऑफ द ऑर्गन्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनको क्या करना होगा, उनको जो इंडियन गवर्नमेंट के जो जितने भी तीनों ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों के बारे में अब तक हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो तीनों को एक दूसरे की जो अथॉरिटीज़ है उसको रिस्पेक्ट करते हुए चलना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप समझ में आई होंगी चीज़ें, समझ में आई है तो कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर से चीज़ें शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।